हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड। फ्लिच्ड बीम्स एक तरीके की आपकी कॉम्पोजिट बीम्स ही होती हैं, जो हमने पीछे रेफर करा कॉम्पोजिट बीम्स कौन सी होती हैं। फ्लिच्ड बीम्स क्या होती हैं, अक्सर ये टिम्बर की होती हैं। अब मेन जो इसका कॉम्पोनेंट होता है वो टिम्बर होता है, बट बात क्या होती है कि अगर उस बीम के ऊपर ज़्यादा लोड लग रहा होता है तो इसका मतलब दैट बीम इज़ रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ लोड, और वो बीम की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मुझे एक टिम्बर बीम के लिए ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे को उसका सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, किसके लिए? ज़्यादा मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, टिम्बर के लिए। बट क्या करते हैं हम फ्लिच्ड बीम्स में, हम कॉम्पोजिट सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने ये बीम का क्रॉस सेक्शन लिया, ये टिम्बर बीम है, तो टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं ले सकता। अगर तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करना होता है तो मैं इसके अपर और लोअर इस तरीके से, जैसे ये बीच वाला आपका दिस इज़ योर वुड या फिर टिम्बर, ऊपर मैं क्या करता हूँ, मेटल प्लेट्स लगा देता हूँ, ऊपर नीचे मेटल प्लेट्स लगा देता हूँ टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड को रेजिस्ट कर पाए। तो ऊपर और नीचे क्या कर देता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ प्लेट्स को, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। या तो आप इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम पे कर सकते हो, या फिर आप इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस साइड पे प्लेट्स लगा के भी इंक्रीज कर सकते हो। राइट, दीज आर योर मेटल प्लेट्स। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, फ्लिच्ड बीम्स का, जो कि हमारा कॉम्पोजिट सेक्शन का कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। राइट, सो दिस इज़ योर वुड, दिस इज़ योर वुड इनसाइड। बट क्या होता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है इन दोनों में से क्या होता है, टॉप एंड बॉटम वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन रेजिस्टिंग लार्जर अमाउंट ऑफ लोड्स। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। सब इन दोनों में से हम सब कुछ सेम रखें, अगर हम सब कुछ सेम रखें, प्लेट्स की क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ सेम रखें इधर इधर, तो आपको 3 से 5 गुना का फ़र्क दिखाई देगा कि टॉप एंड बॉटम जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड अगर रेजिस्ट करेगा तो वो टॉप एंड बॉटम वाला अरेंजमेंट ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड रेजिस्ट करेगा। सो दिस इज़ योर फ्लिच्ड बीम, ठीक है, ये आपका फ्लिच्ड बीम है। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है फ्लिच्ड बीम का। और फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड जो एक हम क्वेश्चन को अभी रेफर करेंगे, सीधा सीधा रेफर करते हैं, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया था क्या है कॉम्पोजिट बीम से रिलेटेड, बट इधर फ्लिच्ड बीम एक अलग नाम हम इसको देते हैं, तो जिसको रेफर करना क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है। राइट, मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें ये आपका एक क्वेश्चन मेरे को, ऐसे क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी दिखे हैं जिसमें फ्लिच्ड बीम का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। राइट, सो फ्लिच्ड बीम का कॉन्सेप्ट ये है, वो एक तरीके से कॉम्पोजिट बीम ही है, एक कॉम्पोजिट नेचर है जिसमें दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, एक मेटल है और एक वुड है। राइट, सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस, और आप साथ साथ इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, हम उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ ड्रॉ करते रहेंगे और उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। राइट, तो हमें गिवन है अ 500 by 500 mm स्क्वायर टिम्बर strengthened by addition of 500 mm by 8 mm secured 500 by 8 mm plates, इधर प्लेट्स है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लेट्स secured at top and bottom surfaces। अभी देखिए हमने एक पहली लाइन पढ़ी, तो उस पहली लाइन पढ़ के पता चल रहा है दैट a 500 mm by 500 mm, now this height is 500 mm and this width is also 500 mm, and on this timber section, this is a timber section, on this timber section 500 by 8 mm plates are secured at top and bottom. Now plates of same width 500 mm and thickness 800 mm are secured at top and bottom like this. Right, so these are your steel plates,
whose thickness is 8 mm and the width is 500 mm, right? These are your plates, right? Steel plates. These are your steel plates at top and bottom, right? So the composite beam is simply supported. Now the beam is simply supported. It is simply supported. And what is the span of the beam? And is subjected to uniformly distributed load of 100 kilonewton per meter. So 100 kilonewton per meter load is right here. Simply supported beam, effective span is 6 meters. Now span is 6 meters, right? So this is point A and this is point B. I've drawn a line structure. मैंने एक line structure को draw किया है और आप इस ऐसे समझिएगा, इस बीम को लेंथ वाइज अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 6 मीटर की है और इसका सेक्शन अगर मैं यहाँ पे XX काटता हूँ तो आपका जो सेक्शन XX है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट? सो फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील एंड टिम्बर एट द मिड स्पैन, राइट? मिड स्पैन के ऊपर हमें क्या निकालना है? इस लोडिंग की वजह से मिड स्पैन के ऊपर जो आपके स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं पूरे सेक्शन के अराउंड, हमें वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के हमें ये बताना है कि बेंडिंग स्ट्रेस स्टील में और टिम्बर में कितना डेवलप हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। साथ साथ उन्होंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का हमें गिवन कर रखा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ लोडिंग? इस लोडिंग के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होना चाहिए? अब क्या है इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज जस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये बेसिक जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपको ये सारे याद होने चाहिए। पॉइंट लोड का आपको याद होना चाहिए, आपको यूडीएल याद होना चाहिए, राइट? ये बेसिक जो आपको याद होने चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, ज़्यादातर ये दोनों याद रहने चाहिए। और जो पॉइंट लोड एनीवेयर ऑन द बीम ये आपको याद रहना चाहिए, राइट? दीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड, राइट? क्योंकि ये सवालों में पूछ लेता है, इस तरीके से ही वो पूछता है, राइट? तो इसमें आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है निकल के वो कितना होता है? WL²/8, राइट? So maximum bending moment right here is WL²/8. W value is given as, this is your 100 kilonewton meter. So my first step right here would be to calculate the maximum bending moment, which will be subjected at the mid span, right? We are concerned with the mid span. हमें concern क्या है? Mid span की concern है, because क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा है कि मिड स्पैन के लिए निकालना है हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस को, राइट? तो मिड स्पैन के ऊपर जितना बेंडिंग मोमेंट होगा मैं उसके लिए वो चीज़ अपनी कैलकुलेशंस को मूव फॉरवर्ड करूंगा। तो पहले तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो एट मिड स्पैन। एट मिड स्पैन WL²/8। सो W कितना है यहाँ पे? 100, L कितना है? 6, so 6² / 8। So solve this value. So this is 100 into 36 / 8. So this is 450 kilonewton meter. This is 450 kilonewton meter. So this is the maximum bending moment जो डेवलप हो रहा है कहाँ पे? मिड स्पैन के ऊपर। तो अब इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारे क्रॉस सेक्शन के अबाउट जो हमें क्रॉस सेक्शन गिवन है, राइट? ये जो हमें क्रॉस सेक्शन गिवन है, कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन गिवन है, इसके अबाउट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग निकालेंगे। अब कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट? हमारा बेंडिंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, राइट? पहले आप इसको नोट डाउन करिए जितना मैंने अभी लिखा है, सो बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। नाउ अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है क्या करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये मेरा कॉम्पोजिट सेक्शन है, राइट? अगर ये मेरा कॉम्पोजिट सेक्शन है, इसकी सारी डायमेंशंस मेरे को पता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, एक ही मटेरियल में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप मॉडुलर रेशियो निकालिए। मैं किसी भी चीज़ को 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, राइट? E1 E2 मेरे मर्जी है, मैं कुछ भी ले लूँ। आपको एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको पीछे वाला जो आपने कॉम्पोजिट सेक्शन वाला पढ़ा था, आप क्योंकि वो हम फॉर्मूला बेस चल रहे थे, फॉर्मूला हम उसमें ही कॉन्सेप्ट कर रहा था, उसके हिसाब से चल रहे थे। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आ जाएगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं ES जब भी स्टील या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वाला जो होगा ना, आप ऐसा करो, इसको ज़्यादा जो भी स्ट्रॉन्गर वाला होता है इसको आप ऊपर लो और नीचे वाला जो होता है हल्का वाला उसको नीचे लो, राइट? ES/ET ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ES क्या होता है, आप E1 E2 मत लो,
इसको ES/E2 ऐसे लो, स्ट्रॉन्गर वाला ऊपर, आपका हल्का वाला नीचे, राइट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ले रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्गर वाला ऊपर ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में हल्का वाला ले रहा हूँ। सो 2 × 10⁵ दिस इज योर गिवन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, एंड 0.1 × 10⁵ फॉर टिम्बर, राइट। तो अब क्या करा मैंने, इससे काट दिया तो मेरे पास आ गई 20 वैल्यू, राइट। सो 20 इज योर मॉडुलर रेशियो, 20 इज योर मॉडुलर रेशियो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको स्टील में कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा, मैं क्या करता हूँ, इस टिम्बर को स्टील में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करना है, हमें विड्थ बदलनी है, होमोजीनियस सेक्शन में करने के लिए इसकी विड्थ बदलनी है। अब मुझे एक बात बताओ, टिम्बर जो कि हल्का मटेरियल है, स्टील जो कि भारी मटेरियल है, जो कि ज़्यादा मोमेंट रेजिस्ट करेगा, तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टिम्बर का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी एक सेक्शन के लिए मेरे को इक्वल चाहिए, MOR टिम्बर का और MOR स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना ये मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है मेरे को सेम चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये हल्का मटेरियल है, राइट, टिम्बर हल्का मटेरियल है, तो इसके लिए अगर मेरे को कहूँ कि मेरे को एक इक्वलेंट स्टील सेक्शन चाहिए जो इक्वल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, तो इसकी विड्थ को तो मैं घटा सकता हूँ ना, इसको तो घटाऊंगा मैं। ऑब्वियस बात है कि अगर टिम्बर हल्का है, स्टील भारी है, तो स्टील एक कम अमाउंट ऑफ स्टील उतना ही मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा, कर लेगा ना। तो इसलिए टिम्बर की हमें ऑब्वियसली ये एक कॉमन सेंस से ये पता चल रहा है कि टिम्बर को मैं रिड्यूस करूंगा, राइट। टिम्बर की मेरी विड्थ रिड्यूस होगी। अब मैं देखता हूँ ये मॉडुलर रेशियो को, अगर मेरे को टिम्बर को कम करना है, अगर टिम्बर की मेरे को विड्थ घटानी है, तो इस मॉडुलर रेशियो को देखा मैंने, ये तो 1 से ग्रेटर है, तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, इसकी विड्थ को इससे डिवाइड कर दूंगा, इसकी विड्थ को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास अब ये एक आ गया I सेक्शन। कैसे, आप देखो, ये स्टील प्लेट्स मैंने आपकी यहां लगा दी, ये स्टील प्लेट्स मैंने आपकी ऊपर नीचे लगा दी हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब ये जो आपका टिम्बर सेक्शन है, इसकी लेंथ 500 mm ही है, बट मैंने क्या करा है, इसकी जो विड्थ है, जिसकी 500 mm इसकी विड्थ है, सो 500 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज इक्वल टू 25 mm. So now this width has been reduced to 25 mm. Right? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने करा B डैश इक्वल टू B/m, ये वही कॉन्सेप्ट है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने किया है, बट मैंने क्या करा है, एक लॉजिक से उसको यूज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि किसी बुक में आपको लिखा होगा B डैश इज इक्वल टू B/m, कहीं पे लिखा होगा B डैश इज इक्वल टू M × B। ऐसे कंफ्यूजन को हटाने के लिए, सिंपल कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक सिंपल लॉजिक लगाओ। आपने क्या करा, मॉडुलर रेशियो को निकाल लिया, मॉडुलर रेशियो निकाला, मैंने देखा यार ये 1 से ग्रेटर है। अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पूरे सेक्शन को स्टील में कन्वर्ट करना है, फिर मैंने इस टिम्बर को कहा कि मेरे को स्टील में कन्वर्ट करना है इसको। अब ये हल्का है, टिम्बर हल्का है, स्टील भारी है, अब मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ लोड अगर मेरे को रेजिस्ट करना है, तो मेरे को तो कम अमाउंट ऑफ स्टील चाहिए होगा ना टिम्बर के मुकाबले, है ना, कि ताकि ये दोनों सेम मूवमेंट आपका रेजिस्ट कर सके, सिंपल। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हमने B डैश इक्वल टू B/m जो निकाला था, ये वही आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, बट एक सिंपल लॉजिक के साथ कि यार ये 20 1 से ग्रेटर है, इसकी विड्थ मेरे को रिड्यूस करनी है, तो सिंपल इसको डिवाइड कर देता हूं, सिंपल, राइट। मैंने डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गई विड्थ। अब मेरे पास ये सेक्शन निकल के आ गया जो ये होमोजीनियस ट्रांसफॉर्म सेक्शन है। अब ये देखो, ये जो आपका सेक्शन निकल के आया है, ये अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, देखो अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल ही आ रहा है, राइट। तो इसका CG एकदम सेंटर पे ही आ रहा है। हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था कि कॉम्पोजिट सेक्शन का जो CG ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं आता, वो उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा था, जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे देखा था। बट यहां पे जो हम इसकी ओरिएंटेशन देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल सेक्शन ही है। तो सिमेट्रिकल सेक्शन का जो सेंटर है, वो ज्योमेट्रिकल सेंट्रॉइड है, वो वहीं पे ही लाई करेगा, ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि सारी फ्लिच बीम सारी सिमेट्रिकल होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको डायमेंशंस क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
राइट। तो अगर ये उस हिसाब से हुआ कि आपका एंड में आपका जो होमोजेनियस सेक्शन आ रहा है वो सिमेट्रिकल आ रहा है, अगर सिमेट्रिकल आ रहा है तो सिंपल हम वही चीज़ फॉलो करेंगे जो हमने सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए करी थी। पर अगर ये सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, अनसिमेट्रिकल आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे, सिंपल वही चीज़ है ये। अब यहाँ पे इसका CG आ गया, सिंपल इसका हम क्या निकालेंगे अब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब देखिए इस सेक्शन के लिए जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना है, 77658.7 इंटू 10⁴ mm रेज़ टू द पावर 4। अब ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस होमोजेनियस क्रॉस सेक्शन का, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि आपके एक्सट्रीम फाइबर्स में डेवलप हो रहा है। एक्सट्रीम फाइबर्स मतलब टॉप मोस्ट फाइबर और बॉटम मोस्ट फाइबर में जो आपका डेवलप होगा। पहले तो आप डिस्टेंस बताइए कितना होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज हाफ ऑफ दिस 250 और ऊपर 8, सो 258 ऊपर 258 नीचे, राइट। ये भी 258 है आपका। सो टॉप मोस्ट फाइबर में और बॉटम मोस्ट फाइबर में आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा, पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम बना देंगे, राइट। सो M/I इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स। अब देखो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका डेवलप होता है हमेशा एक्सट्रीम फाइबर्स पे डेवलप होता है, राइट। अगर जैसे मैं टॉप मोस्ट फाइबर की बात कर रहा हूं तो टॉप मोस्ट फाइबर में क्या बन रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और बॉटम मोस्ट फाइबर में आपका टेंसाइल स्ट्रेस, बट दोनों की वैल्यू आपकी सेम है, राइट। फिर देखो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे वो कितना है, दैट इज 450। सो 450 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई IS 77658.7 इंटू 10⁴ दिस इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स divided by y max, this is 258 mm, right. Solve this value, तो आपका ये जो सिग्मा मैक्स निकल के आ रहा है that is equal to 149.5 न्यूटन पर mm², राइट। तो अब ये देखिए इस होमोजीनियस सेक्शन के लिए जब मैं ड्रॉ करता हूं, क्या ये जो होमोजीनियस सेक्शन है मेरा पूरा, ये जो मेरा होमोजीनियस पूरा सेक्शन है उसके लिए मैं स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे को पता है स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, लीनियर होता है। तो स्ट्रेसेस इन द एक्सट्रीम, यहाँ पे जो आपके स्ट्रेसेस हैं वो जो एक्सट्रीम यहाँ पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं बॉटम पे और टॉप पे, दोनों का वाई क्या है, सेम है। तो दोनों पे आपका जो सिग्मा मैक्स डेवलप हो रहा है वो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव 149.5, नीचे क्या है 149.5, राइट। अब तो ये आपका स्टील के लिए आया है, अभी ये आपका किसके लिए आया है, दिस इज फॉर स्टील, राइट, क्योंकि आपका सबसे ऊपर और सबसे नीचे तो स्टील ही है। पर हमारा यहां पे टास्क है अब इस जगह को अप्रोच करना, राइट, ये जंक्शन को अप्रोच करना। अब क्या है, सिमिलर ट्राइंगल से ये वैल्यूज निकालो। क्या है ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 250, राइट, ये 250 है, टोटल कितना है 258, ये वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करो, सिंपल जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। सो 250 डिवाइडेड बाय 258 मल्टीप्लाइड बाय 149.5, सो ये आपकी वैल्यू है 144.86। जो आपकी वैल्यू है दिस इज 144.86, राइट, 144.86। अब मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जंक्शन पे है क्या, किसके, स्टील पे है ये स्ट्रेस, ये स्टील पे है। पर यहाँ की जंक्शन की शुरुआत से पहले मेरा क्या शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा असल में क्या शुरू हो रहा है, मेरा यहाँ पे टिम्बर शुरू हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसका मॉडिफाई करूँगा स्ट्रेस डायग्राम, ये तो मेरा पूरा होमोजीनियस सेक्शन के लिए था, पर जब मुझे फाइनल स्ट्रेस डायग्राम मॉडिफाई करना है तो अब वो मेरा फ्लिंच बीम के लिए चलेगा, राइट। तो अब मैं इसको, इस वैल्यू को क्या करूंगा, अब एक लॉजिक लगाओ फिर से। आपका क्या था, ये मॉडुलर रेशियो 20 वाज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब स्टील मेरा ज़्यादा लेता है लोड, स्टील ज़्यादा लेगा, टिम्बर क्या लेता है, कम लेता है।
सो 144.86 डिवाइडेड बाय m कर देंगे, राइट। क्या कर रहे थे हम वहाँ पे, सिग्मा डिवाइडेड बाय m कर रहे थे, कॉम्पोजिट सेक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, वही है। सिंपल लॉजिक लगाओ, टिम्बर क्या है, कम लेगा स्टील से, तो सिंपल है 1 से ज़्यादा है इसको मॉडुलर रेशियो, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर सपोजिटली मैंने इस हिसाब से लिया होता है कि ये रिवर्स होता तो ये 1/20 होता, तो मैं क्या कर रहा होता इसमें मैं क्या कर रहा होता, 1/20 से मल्टीप्लाई कर रहा होता इसको, राइट। बात वहाँ पे एक ही थी। डिपेंड करता है कि आपने मॉडुलर रेशियो किस हिसाब से लिया है, क्या आपने ऊपर लिया है हल्का वाला या नीचे लिया है, तो उस पर करो लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाओ क्या कि स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, ज़्यादा स्टील में होगा, टिम्बर में कम होगा। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ इधर, अब इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ तक आपका इस तरीके से ही चल के आएगा, बट अब when you divide it by 20, so 144.86 divided by 20, do that. So after dividing it by 20, it is 7.24. ये 7.24 वैल्यू है, राइट। तो आपका जो ये यहाँ पे वैल्यू है ये तो आपकी आ गई 144.86, दिस इज 149.5 एंड दिस वैल्यू इज राइट हियर, दिस इज 7.24, ठीक है। अब आपका जो स्ट्रेस डायग्राम चलेगा वो इस तरीके से ही जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये इधर तक आया, ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, राइट। तो आपकी ये एंड में वैल्यू क्या है 149.5, यहाँ पे वैल्यू क्या है 144.86, राइट। और यहाँ पे क्या है वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज 7.24, राइट। सो अब बताओ मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन स्टील एंड टिम्बर क्या है आपका। सो स्टील में आपका यहाँ पे आ गया 149.5 एंड सिग्मा मैक्स इन टिम्बर दिस इज इक्वल टू 7.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, right. So I hope you liked it. So that's all from this video. See you in the next one.